हमारे साथ मौजूद हैं दिनेश जी, अधिवक्ता उच्च न्यायालय इलाहाबाद। आइए हम नमस्कार दिनेश जी। नमस्कार सर। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि जब किसी व्यक्ति के खिलाफ किसी थाने में एफआईआर दर्ज हो तो उसके पास कौन कौन सी रेमेडीज़ या उपाय मौजूद होते हैं। धन्यवाद अधिवक्ता श्री रंजन मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा हमारे कानूनी क्षेत्र से जुड़ा हुआ, प्रक्रिया से जुड़ा हुआ सवाल आपने पूछा। आपके उस सवाल का उत्तर देने से पहले मैं एक बात बताऊंगा कि एफआईआर की फुल फॉर्म जैसे हम लोग सब जानते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना। मतलब कोई भी घटना होती है जो क्रिमिनल, उसमें जो सबसे पहली घटना और जो सूचक है या शिकायत करता है या जिसने सूचना दी है, वो जो तहरीर देता है, तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज होती है। वो कई बार अज्ञात के रूप में भी होती है और ज्ञात के मतलब नाम जद भी होती है। अज्ञात में होता है तो इसका मतलब ये है कि घटना किसने कारित की है, लेकिन घटना हुई है तो अज्ञात को उसमें दर्ज किया जाता है। जैसे अभी एक सवाल हमारे माननीय न्यायाधीश श्री जस्टिस यशवंत वर्मा जी के विषय में भी बातचीत हुई कि एफआईआर अब तक क्यों दर्ज नहीं हुई। हमारे उपराष्ट्रपति महोदय जी कानून के विद्यार्थी भी रहे हैं, वकील भी रहे हैं और वो गवर्नर भी रहे हैं, तो माननीय राष्ट्रपति जी अच्छे से वाकिफ़ हैं इस बात से, फिर भी उन्होंने जनता को गुमराह करने के लिए सवाल किया। गृह मंत्रालय जो है श्री अमित शाह जी के जो है अंतर्गत उनके गृह मंत्री हैं, वो उनसे सवाल पूछ सकते थे कि आप गृह मंत्री हैं तो, और दिल्ली जैसा जो केंद्र शासित राज्य है वो उनके अधीन में ही आता है, पुलिस उनके अधीन में आती है। जब इस प्रकार की घटना होती है और कोई संवैधानिक पद पे कोई बैठा व्यक्ति है जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नामजद नहीं हो सकती है, तो घटना उनके घर में हुई थी और घटना किसने की किसी को नहीं पता, कैसे आग लगी, कैसे नोट मिले, तो इसमें एक अज्ञात एफआईआर दर्ज हो सकती थी अज्ञात के नाम। लेकिन देखिए हमारे तमाम संविधान के जानकार, कानून के जानकार कैसे कानून की बातों को तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने पेश कर देते हैं। लोग सीधे साधे हैं, उन पर विश्वास करने लगते हैं। अगर इसमें आप सच्चाई देखें, एफआईआर दर्ज होने का जो अर्थ होता है वो जो घटना हुई है उसके साक्ष्य और गवाह को संकलित करना, मीन्स एविडेंस को कलेक्ट करना, विटनेसेस को कलेक्ट करना और जो भी मेडिकल है उसको कलेक्ट करना, मेडिकल कराना या पोस्टमार्टम या पंचनामा जो भी है, उन सारी चीज़ों को कलेक्ट करने का ही उसका उद्देश्य होता है। और जो प्रथम दृष्टया जो कोई व्यक्ति अगर अपराधी महसूस होता है उसको गिरफ्तार करके जेल भेजना होता है। तो इसके लिए उपचार जो हैं दिए गए हमारे भारतीय संविधान में, अनुच्छेद 226 में भी और आर्टिकल 21 जो लाइफ एंड लिबर्टी है उसके आधार पे जमानत की प्रक्रिया को अपनाया गया है। वो आर्टिकल 21 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लाइफ लिबर्टी, तो उसमें अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ जो भी एफआईआर दर्ज हुई है या आपका कोई रोल नहीं है, तो आप सबसे पहले माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद या माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच में आप अपना बात दायर कर सकते हैं क्रिमिनल रिट के द्वारा, या अदर स्टेट में जो आपके माननीय उच्च न्यायालय वहाँ पे आप 226 के अंतर्गत, संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आप अपना वाद दायर कर सकते हैं। क्रिमिनल रिट के रूप में आपको स्टे मिलेगा या क्वेशिंग के लिए आप प्रयास कर सकते हैं कि एफआईआर मेरे खिलाफ झूठ हो गई, एफआईआर क्वेशिंग हो जाएगी, या नहीं भी होगी तो कम से कम अरेस्ट स्टे मिल जाएगा। अगर अरेस्ट स्टे नहीं मिलता, नो कोर्सिव मिल जाएगा जब तक फाइनल रिपोर्ट या चार्जशीट आपके खिलाफ नहीं लगती है। दूसरी जो उपचार है वो है एंटीसिपेटरी बेल का। एंटीसिपेटरी बेल का उपचार आप जो है अपने ज़िला अदालत में सबसे पहले मूव करते हैं, या अगर बहुत सीरियस एलिगेशन हो या बहुत सीरियस आपकी जान को खतरा हो तो आप डायरेक्ट माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में भी एंटीसिपेटरी बेल मूव कर सकते हैं। उसके लिए विषम परिस्थितियाँ होनी चाहिए, लेकिन सामान्य तौर पर जितनी भी एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन मूव होती है वो जिला अदालत में मूव होने के बाद अगर वहाँ से खारिज हो जाती है माननीय उच्च न्यायालय में आप आते हैं। और आपको एंटीसिपेटरी बेल दो प्रकार से आपको मिलती है।
कि जब चार्जशीट तक मिलती है, अगर चार्जशीट तक मिलती है तो आपको जब चार्जशीट का कॉग्निजेंस हो जाएगा, सबमिट हो जाएगी, तब आपको फिर से बेल करानी पड़ती है। मान लिया जहाँ पे आपका ट्रायल चलता है वहाँ पे आपको उस न्यायालय के सामने जमानत लेनी पड़ती है। चूँकि कई एंटिसिपेटरी बेल में कई प्रकार से जो है आपको राहत मिलती है, नो पर्सी मिलती है, या सरेंडर करने की मिलती है, या कुछ समय के लिए प्रोटेक्शन मिलती है, या फिर फाइनल जो रिपोर्ट जैसे मान लीजिए चार्जशीट तक आपको मिलती है। तो उस प्रकार से अगर आपको बहुत ये माननीय न्यायालय के विवेक पे छोड़ा गया है कि आपको चार्जशीट तक प्रोटेक्शन देनी है या चार्ज फ्रेमिंग तक देनी है, ताकि जब आपके खिलाफ चार्ज फ्रेम हो तो आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन मूव कर सकें। इस प्रकार से बहुत सारी प्रक्रिया है, नो कर्फ्यू में भी चलता है, या अंटिल कंक्लूडिंग द ट्रायल भी कई बार एंटिसिपेटरी में मिल जाता है, बहुत ही विषम परिस्थितियों में मिलता है, लेकिन नो कोर्सिव के साथ मिलता है, क्योंकि चार्ज फ्रेम होने में, विधाई होने में और एविडेंस का जो कलेक्शन हुआ उसका परीक्षण करने में, ताकि कोई बाधा ना हो, आपके खिलाफ जो अपराध जो दर्ज हुआ है वो अपराध साबित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसीलिए माननीय न्यायालय के विवेक पर विचार किया है। और अब इसके बाद जो उपचार है, तीसरा उपचार है कि आप रेगुलर बेल, अगर आप अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं या आप बाहर हैं या जेल में नहीं हैं, तब पर भी आप रेगुलर बेल दाखिल कर सकते हैं सरेंडर होकर के। उसके साथ सरेंडर जब होते हैं आप, तो उसी समय आप इंटरिम बेल एप्लीकेशन, अंतरिम जमानत लगाते हैं। अंतरिम जमानत मीन्स इंटरिम बेल विद रेगुलर बेल एप्लीकेशन। उसमें सेम डे में आपकी अंतरिम बेल पर सुनवाई हो जाती है, और अगर उसमें आपको राहत नहीं मिलती तब आपको जेल जाना पड़ेगा सरेंडर होने के बाद। तो माननीय न्यायालय अपने विवेक पर इस प्रकार के केस में जल्दी से जल्दी सुनवाई करके आपके केस को डिस्पोज करते हैं, या तो बेल देंगे या बेल खारिज करेंगे।